हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ई फाइलिंग के यूनिट सेकंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स के जो आगे के क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है परमानेंट अकाउंट नंबर पैन, क्वेश्चन नंबर 5 है एग्जेम्प्टेड इनकम, क्वेश्चन नंबर 6 है हेड्स ऑफ इनकम। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पैन परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, तो पैन क्या होता है? पैन इज़ अ 10 डिजिट अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर। ठीक है, 10 डिजिट जो पैन होता है वो 10 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर होता है, इशूड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, जो कि इशू कौन करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको इशू करता है। ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है? अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब होता है जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, और ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो इसको इशू करता है, ये कौन से एक्ट? अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर ये इसको क्या करता है? इशू करता है। इट इज़ अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, मतलब हर एक पर्सन का एक यूनिक पैन नंबर होता है। ठीक है, अलॉटेड टू अ पर्सन, और ये किसको अलॉट किया जाता है? पर्सन को। ठीक है, तो आपने देखा होगा जैसे आप लोगों का भी पैन कार्ड होगा, तो सभी का जो पैन का नंबर होता है वो सभी का यूनिक होता है। ठीक है, अलग होता है, किसी का भी पैन नंबर किसी से मैच नहीं करता है। ठीक है, तो ये 10 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक एक नंबर होता है जिसका फुल फॉर्म क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, आगे देख लेते हैं फीचर्स क्या क्या हैं इसके। फीचर्स देख लेते हैं। तो इट इज़ अ 10 डिजिट अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर, जो कि अभी मैंने पहले भी बताया। ठीक है, इशूड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। 10 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर होता है, इशू कौन करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और ये इसका फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ये फॉर्मेट बना के आना है। और अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पेन का फॉर्मेट बताइए, है ना, तो ये आपको बनाना ज़रूरी है। तो ये गिन लेते हैं हम, ये 10 डिजिट ही होंगे। ठीक है, ABCDE कितने हो गए? 5, 1 2 3 4, 5 और 4 9, और F कितना हो गया? 10। ठीक है, तो 5 इसमें क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट्स होते हैं स्टार्टिंग के। ठीक है, ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। 5 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, लेटर्स होते हैं 5, और आगे के जो 4 डिजिट्स होते हैं वो नंबर्स में होते हैं, और लास्ट का जो एक लेटर होता है वो अल्फ़ाबेट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका फॉर्मेट होता है। नेक्स्ट है इट इज़ यूनिक एंड अलॉटेड फॉर लाइफ टाइम। ये यूनिक होता है और अलॉट किया जाता है लाइफ टाइम के लिए, मतलब कि एक बार अगर आपका पैन कार्ड बन गया, पैन नंबर आपको मिल गया, तो ये आपको मतलब कि आपका लाइफ टाइम रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम बार बार इसको चेंज कर ले, एक बार बन गया और वही आपका ज़िंदगी भर के लिए रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है मैंडेटरी फॉर मैनी फाइनेंशियल एंड लीगल ट्रांजैक्शन। और ये ज़रूरी होता है। मैंडेटरी मतलब कि अनिवार्य है ना, मतलब उसको बनवाना ज़रूरी ही है। फॉर मैनी फाइनेंशियल एंड लीगल ट्रांजैक्शन, कई तरह के फाइनेंशियल और लीगल, फाइनेंशियल मतलब कि वित्तीय, और लीगल मतलब कि जो वैधानिक ट्रांजैक्शन होते हैं, है ना, उनके लिए ये ज़रूरी होता है। ठीक है, हेल्प्स द डिपार्टमेंट टू ट्रैक ट्रांजैक्शन एंड प्रिवेंट टैक्स इवेशन। मतलब कि जो ये क्या करता है? हेल्प करता है किसमें? डिपार्टमेंट को टू ट्रैक ट्रांजैक्शन, मतलब कि किसने कितने ट्रांजैक्शन किए, कहाँ से पैसा निकाला, कहाँ पैसा जमा किया। ठीक है, एंड प्रिवेंट टैक्स इवेशन। टैक्स इवेशन का मतलब होता है टैक्स चोरी, है ना, कर चोरी जो लोग करते हैं उससे बचाने के लिए ये पैन कार्ड प्रोवाइड कराया जाता है। जैसे क्या होता है? गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट हमारे जो जितने सारे भी ट्रांजैक्शंस होंगे उनको ट्रैक कर लेते हैं, और इससे क्या होता है? टैक्स चोरी को ये रोकता है। ठीक है, क्योंकि जो डिपार्टमेंट है उसके पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी, फिर आप टैक्स चोरी नहीं कर सकते हो। मतलब कि कुछ लोग ऐसा करते हैं, अपनी इनकम कम दिखाते हैं, है ना, या ट्रांजैक्शन छुपा लेते हैं, तो पर जिसके पास पैन है तो उसकी सारी डिटेल ही गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट के पास पहुँच जाती है, तो वो आप फिर उससे मतलब कि टैक्स चोरी नहीं कर सकते। खैर, कुछ लोग फिर भी कर लेते हैं, वो बात अलग है, पर मोस्टली इसको बनाया इसलिए गया है कि टैक्स चोरी ना हो और सारे ट्रांजैक्शंस की आपकी डिटेल डिपार्टमेंट के पास रहे। ठीक है, आगे देखते हैं यूजेस, है ना, उपयोग क्या क्या है इसके, तो देख लेते हैं। पहला है फाइलिंग ITR, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, इनकम टैक्स रिटर्न, है ना, फाइल करना। पेन इज़ मैंडेटरी फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न।
पैन बहुत ज़रूरी है काहे के लिए, रिटर्न फाइल करने के लिए। अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका उपयोग क्या है, ITR फाइल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगर पैन नहीं होगा तो आप ITR फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिक्वायर्ड फॉर बैंकिंग, ओपनिंग FD, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी परचेज, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, इन सभी के लिए क्या है, पैन ज़रूरी है, ठीक है। और ये सभी क्या है, फाइनेंशियल आपके ट्रांजैक्शंस है, जैसे FD ओपन कराना है आपको, है ना। बैंकिंग में भी एक लिमिट रहती है कि उतने से ज़्यादा अगर आप पैसे जमा करोगे, है ना, या निकालोगे, या आपको चेक बुक बनवानी है तो आपके पास पैन होना ज़रूरी है, ठीक है। अगला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैक्स पेयर। और ये क्या होता है, हर एक टैक्स पेयर का एक आइडेंटिफिकेशन होता है, ठीक है। पैन हेल्प्स द डिपार्टमेंट टू आइडेंटिफाई ईच टैक्स पेयर एंड लिंक ऑल ट्रांजैक्शन अंडर वन पर्सन। अब देखो, जो टैक्स पेयर तो बहुत सारे होंगे, ठीक है, तो उनको पहचाना कैसे जाएगा, तो इसलिए जो पैन नंबर सबका यूनिक होता है, तो सबकी पहचान उनके पैन नंबर से ही या पैन कार्ड से ही पहचान उनकी की जाती है ना। तो ये एक तरीके से क्या है, आइडेंटिफिकेशन होता है टैक्स पेयर्स का, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, राहुल अप्लाइड फॉर पैन एंड रिसीव्ड पैन नंबर इतना, ठीक है। ये एग्जाम्पल दिया है, आप भी इसको लिख सकते हो। मतलब कोई भी XYZ पर्सन है, उसने अप्लाई किया पैन के लिए और रिसीव्ड किया और उसको ये पैन नंबर मिला, ठीक है। 10 डिजिट का होता है, जो कि आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये पेन वाला जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है। हाँ, अगला देख लेते हैं, एग्जेम्प्टेड इनकम। एग्जेम्प्टेड इनकम को हिंदी में कहते हैं कर मुक्त आय, ठीक है। मतलब कि कर से मुक्त, जिस पे टैक्स हमें नहीं देना है, ठीक है। मतलब ऐसी इनकम जिस पे टैक्स नहीं लगता है या हमें टैक्स उस पर पे नहीं करना है, उसको हम एग्जेम्प्टेड इनकम कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन, एग्जेम्प्टेड इनकम इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम एंड नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। एग्जेम्प्टेड इनकम क्या है, इज़ दैट पार्ट ऑफ इनकम का एक ऐसा पार्ट है विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम, जो कि नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, जो कि इंक्लूडेड नहीं होती है टोटल इनकम में। जो टोटल इनकम कल मैंने आपको पढ़ाया था, टोटल इनकम क्या होती है, जो GTI होती है, GTI में से डिडक्शंस देने के बाद जो इनकम आती है वो टोटल इनकम होती है ना। तो जो हमारी एग्जेम्प्टेड इनकम रहेगी, ये पार्ट है इनकम का जो कि इंक्लूड नहीं होता है, किसमें, टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है, एंड नॉट चार्जेबल टू टैक्स, और ना ही वो टैक्स के लिए चार्जेबल होती है, ठीक है। टैक्स के लिए चार्जेबल नहीं होती है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, है ना। उसी को हम क्या कहेंगे, इनकम टैक्स, सॉरी, एग्जेम्प्टेड इनकम, ठीक है। ऐसी इनकम का ऐसा पार्ट है ना, ऐसा पार्ट जो कि इंक्लूडेड नहीं होगा किसमें, टोटल इनकम में, जिसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे और ना ही वो चार्जेबल होगा टैक्स को पे करने के लिए, उसी को हम एग्जेम्प्टेड इनकम कहेंगे, ठीक है। वही हमारी एग्जेम्प्टेड इनकम होगी। अब इसके भी फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स, पहला है इट इज़ नॉट टैक्सेबल, ठीक है। टैक्सेबल नहीं है मतलब कि ये कैसी है, टैक्स फ्री है, कैसी, टैक्स फ्री, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम, इसको टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट इज स्पेसिफाइड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, इसको स्पेसिफाइड किया गया कहाँ पे, इनकम टैक्स एक्ट में। और इनकम टैक्स एक्ट हमारा कौन सा चलता है, 1961, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट हमारा 1961 चलता है। नेक्स्ट है इसका, रिड्यूसेस द टैक्स बर्डन ऑफ द असेसी। ये क्या करता है, जो एग्जेम्प्टेड इनकम होती है, मतलब कि कुछ इनकम पे हमें टैक्स नहीं देना है, तो इससे क्या होता है, जो असेसी का जो टैक्स बर्डन होता है वो रिड्यूस हो जाता है या कम हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गए इसके फीचर्स। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, कौन कौन सी इनकम होती है जो एग्जेम्प्टेड होती है। फर्स्ट है एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चर इनकम हिंदी में जिसको हम कहेंगे कृषि आय, ठीक है। तो हमारी इंडिया में है ना, हमारे इंडिया में जो भी इनकम एग्रीकल्चर से
ड्राइव्ड की जाएगी, है ना, या अर्न की जाएगी, वो फुली एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, क्या है? फुली एग्जेम्प्टेड। इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर इन इंडिया इज़ फुली एग्जेम्प्टेड, सिर्फ इंडिया में। ठीक है, अब एग्रीकल्चर इनकम होने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जो उसको फुलफ़िल करनी होंगी, है ना। जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम हम उसी को मानेंगे जब जो मतलब कि जो ज़मीन है वो आपकी इंडिया में होनी चाहिए और उस पर कुछ एग्रीकल्चरल ऑपरेशन परफॉर्म किए जाने चाहिए, है ना। जैसे कि खुदाई, बुआई, कटाई, सिंचाई, ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। फिर उससे जो इनकम आएगी, है ना, फसल उगेगी, उसको आप बेचोगे, फिर उससे जो इनकम आएगी उसको हम एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे। ठीक है, और जो ये आपकी इनकम होगी ये फुली एग्जेम्प्टेड होगी टैक्स से, मतलब आपको इस पर कोई भी क्या कहते हैं, टैक्स नहीं देना है ना। जैसे एग्जांपल, इनकम अर्न फ्रॉम फार्मिंग मतलब आप खेती कर रहे हो और उससे आप पैसा कमा रहे हो, तो वो आपकी इनकम कैसी होगी? फुली एग्जेम्प्टेड होगी, उस पर आपको टैक्स नहीं देना है। वहीं जो चाय कॉफ़ी की जो है खेती, वो भी खेती होती है, पर उसके लिए कुछ पार्ट, क्योंकि जो चाय होती है फिर वो चाय की पत्तियों से फिर वो प्रोसेस होके जो मतलब कि मार्केट में बिकने के लिए आती है ना, तो उसका वो फॉर्म चेंज कर देते हैं, उसको रोस्ट करते हैं या जो भी, और कॉफ़ी को भी सेम, है ना, वो पाउडर फॉर्म में बना देते हैं। तो इसलिए फिर जो उसका कुछ हिस्सा रहता है उस पर टैक्स लगता है और कुछ हिस्से पे टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, तो आपको एग्रीकल्चरल इनकम के लिए इतना याद रखना है कि ऐसी इनकम जो एग्रीकल्चरल ऑपरेशन परफॉर्म करके अर्न की गई, उसी को हम एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे, और वही इनकम फुली एग्जेम्प्टेड होगी टैक्स से, मतलब उसमें हमें टैक्स नहीं देना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है गिफ्ट्स फ्रॉम रिलेटिव्स। अगर मान लो रिलेटिव्स से आपको गिफ्ट मिल रहा है, ठीक है, मतलब ऐसे पैसे दे दिए किसी ने, ठीक है, तो वो भी इनकम आपकी क्या होगी? एग्जेम्प्टेड होगी। गिफ्ट्स रिसीव्ड फ्रॉम स्पेसिफाइड रिलेटिव्स आर एग्जेम्प्ट। एग्जाम्पल, गिफ्ट ऑफ 2 लाख फ्रॉम फादर। अगर आपके पापा ने आपको 2 लाख रुपए गिफ्ट किए हैं ना, तो ये पैसा तो आ रहा है आपके पास, पर ये इसको हम मतलब ये जो इनकम आपकी रहेगी ये एग्जेम्प्टेड रहेगी टैक्स से, क्योंकि गिफ्ट अब ऐसा तो है नहीं कि हर महीने आपको मिल रहा हो, है ना, 2-2 लाख रुपए। ठीक है, तो इसको हम इसलिए ये तो आपको कभी कभी मिलेगा, है ना, तो इसलिए हम इसको एग्जेम्प्टेड इनकम कहेंगे। ठीक है, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है स्कॉलरशिप्स। जो स्कॉलरशिप्स मिलती हैं ना स्टूडेंट्स को, स्कॉलरशिप्स रिसीव्ड बाय स्टूडेंट्स फ्रॉम गवर्नमेंट और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन आर एग्जाम। ठीक है, जो गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को क्या देती है? स्कॉलरशिप देती है। ये भी एक तरीके से पैसा तो आता है स्टूडेंट्स के पास, पर ये कोई मतलब कि हमेशा नहीं आता ना, कि आप हमेशा ही आएगा, साल में एक बार आती है आपको, है ना, तो उसको भी हम क्या कहेंगे? एग्जेम्प्टेड इनकम मानेंगे, है ना, स्कॉलरशिप्स को भी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्कॉलरशिप्स ऑफ 50,000 रिसीव्ड फॉर हायर स्टडी, है ना, हायर स्टडी के लिए आपको 50,000 रुपये जो मिले हैं स्कॉलरशिप के फॉर्म में, तो वो भी आपकी एग्जेम्प्टेड इनकम मानी जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे एग्जेम्प्टेड इनकम के। नोट देख लेते हैं, नोट में क्या लिखा है। एग्जेम्प्टेड इनकम इज़ नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम। ऊपर भी हमने देखा था एग्जेम्प्टेड इनकम जो है वो टोटल इनकम में इंक्लूडेड नहीं होगी, देयर फॉर नो टैक्स इज पेबल ऑन इट, और इस पर कोई भी टैक्स पे हमें नहीं करना होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं कंप्लीट। थर्ड देख लेते हैं, हेड्स ऑफ इनकम। ये भी इम्पॉर्टेंट है, जब भी हम इनकम टैक्स पढ़ते हैं तो उसमें सबसे बेसिक चीज़ यही है कि आपको हेड्स पता होने चाहिए इनकम के, कि इनकम के जो सोर्स हैं, है ना, मतलब इनकम आपको प्राप्त कहाँ कहाँ से होती है, आप कहाँ कहाँ से इनकम रिसीव्ड करते हो। ठीक है, तो इनकम ऑफ एन असेसी इज़ क्लासीफाइड अंडर 5 हेड्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो इनकम टैक्स एक्ट में जो असेसी की जो इनकम है उसको क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, कितने हेड्स में? 5 हेड्स में, अंडर 5 हेड्स। ठीक है, 5 हेड्स में इसको क्लासीफाइड किया गया है। ठीक है, तो हम देखेंगे एक एक करके हेड्स ऑफ इनकम। फर्स्ट है इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, जो भी पर्सन कहीं किसी जगह पे पर्टिकुलर जगह पे काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, और उसको पर मंथ के हिसाब से सैलरी वो अर्न कर रहा है। ठीक है, तो ये उसकी क्या हो गई? इनकम हो गई। अब इनकम हो गई मतलब इस पर आपको टैक्स पे करना है, अगर वो स्पेसिफाइड लिमिट से को क्रॉस करता है तो। ठीक है, और ये एनुअली देखा जाएगा, है ना, पर मंथ के हिसाब से टैक्स नहीं लिया जाता। अगला है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी।
कोई भी हाउस प्रॉपर्टी आपके पास है, उसको आपने क्या किया है, रेंट से दे रखा है, ठीक है। तो उससे जो इनकम होगी वो इनकम कौन से हेड में जाएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि मैंने आपको पहले क्लास में बता रखी हैं, है ना। जैसे कि जो ज़मीन होनी चाहिए वो जो हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो इंडिया में होनी चाहिए। दूसरा, हाउस मतलब कि प्रॉपर पूरा हाउस बना होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड है तो तभी वो हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा। और उसको आप मतलब एक ही घर नहीं होना चाहिए, एक घर जिसमें आप रह रहे हो, दूसरा घर जो आपने जो खाली था और आपने उसको किराए से दे रखा है ना, तो जो उससे जो इनकम आएगी वही आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मानी जाएगी, ठीक है। थर्ड है आपका प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो, दुकान है आपकी, शॉप है, ठीक है, या प्रोफेशन में हो, डॉक्टर, वकील, जो भी है ना, या टीचिंग कर रहे हो तो आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो इन सभी चीज़ों से जो इनकम होगी वो PGBP जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है। फोर्थ है आपका कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या होता है, जो आपकी कैपिटल असेट्स होती हैं, ठीक है। कैपिटल असेट्स को बेच के आपको जो फ़ायदा होता है, ठीक है, प्रॉफिट होता है ना, उसी को हम कैपिटल गेन कहते हैं। तो इससे जो इनकम होगी वो कैपिटल गेन के अंदर जाएगी। फिफ्थ है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो चीज़ें इन चारों हेड्स में आने से रह गई हैं, है ना, जो भी इनकम इन चारों हेड्स में आने से रह गई है, वो बची हुई जो भी इनकम होगी वो इस पांचवें हेड के अंदर कैलकुलेट की जाएगी। जैसे कि लॉटरी, है ना, पज़ल, क्रॉसवर्ड पज़ल, हॉर्स रेस वगैरह, है ना, गैम्बलिंग वगैरह, ये इन सभी से जो भी इनकम होगी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी, ठीक है। आइए अब एक एक करके इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले सैलरी, है ना। सैलरी क्या होती है, इनकम रिसीव्ड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड टू एन एम्प्लॉयर। देखो, इनकम रिसीव्ड हो रही है अपनी सर्विस प्रोवाइड करके, सर्विस देके। जैसे मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, ठीक है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, मैं कॉलेज में टीचिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, है ना। उसके बदले जो एम्प्लॉयर है ना, एम्प्लॉयर कौन होगा, काम देने वाला, जिसने हमें जॉब दी होगी, ठीक है। तो एम्प्लॉयर जब हमें क्या करेगा, हमारी सर्विस के बदले कुछ इनकम प्रोवाइड, कुछ पैसा देगा, रिमनरेशन देगा, है ना, मेहनताना देगा एक तरीके से, और वो हम रिसीव करेंगे। तो वो हमारी जो इनकम होगी वो किसके अंदर कैलकुलेट की जाएगी, वो की जाएगी सैलरी के अंदर, है ना। इट इंक्लूड्स बेसिक सैलरी, बोनस, अलाउंस, कमीशंस एट्सेट्रा। अब जो सैलरी है वो उसमें सिर्फ जो पर मंथ का हमें पैसा मिलता है वो अकेली कैलकुलेट नहीं होती है ना, उसके अंदर बोनस, अलाउंसेस और कमीशन, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड की जाती हैं। जैसे पेंशन हो गया, ये भी आपका सैलरी के अंदर आता है, ग्रेच्युटी हो गया, ये भी आपका सैलरी के अंदर आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सैलरी के अंदर आती हैं, और इन्हीं सब से जो इनकम होती है वो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में कैलकुलेट की जाती है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, मिस्टर अमित रिसीव्स अ सैलरी और रुपीज़ 6 लाख पर एनम। पर एनम मतलब कि साल भर की, है ना, एनुअली जो मिल रही है। पर मंथ नहीं लिखा है, पर एनम लिखा है ना, क्योंकि हम साल भर की इनकम पे ही टैक्स कैलकुलेट करते हैं, ना कि मंथ की इनकम पे, ठीक है। तो ये हो गया सैलरी। अगला देख लेते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम अर्न फ्रॉम ओनिंग और लेटिंग आउट हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। लेटिंग आउट मतलब वही किराए से, अगर आपने आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी आपकी खुद की है ना, उसको आपने खुद की मतलब कि आप उसको ओन कर रहे हो, मतलब आप उसके ओनर हो। ऐसा नहीं कि आपने किराए से लिया है किसी का घर और फिर आपने आगे उसको किराए से चला दिया, है ना, और फिर आप उससे जो रेंट मतलब कि रिसीव कर रहे हो, तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं, वो आपकी इनकम नहीं होगी, ठीक है। वो तो उस किराएदार ने खुद की इनकम स्टार्ट कर दी है, ठीक है। तो जो मतलब कि हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो आपकी खुद की होनी चाहिए, और फिर आपने उसको लेट आउट किया हो, है ना, तो उससे जो इनकम होगी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगी। लेट आउट मतलब कि किराए से दे रखा है आपने, ठीक है, और जो उससे रेंट आ रहा है तो उसको आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मानोगे। इट इंक्लूड्स रेंट रिसीव्ड, डीम्ड रेंट, ठीक है। रेंट रिसीव जो पर मंथ आपको मिल रहा है, डीम्ड रेंट मतलब कि मान लो 1-2 महीने से किसी ने किराया दिया नहीं है ना, अब वो आगे तो देगा, है ना, तो उसको किराया ही माना जाएगा। डीम्ड मतलब कि माना हुआ रेंट, ठीक है। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम अ हाउस प्रॉपर्टी इज़ 1,20,000 पर ईयर, है ना। जो रेंट रिसीव्ड हो रहा है हाउस प्रॉपर्टी से कितना, 1,20,000 रुपये पर, मतलब साल भर का, है ना, तो इसको हम क्या मानेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और इस पर भी टैक्स लिया जाएगा, क्योंकि जब हम वो ग्रॉस टोटल इनकम में
इंक्लूड करेंगे तो ये 6,000 सैलरी के इंक्लूड होंगे, 1,20,000 हाउस प्रॉपर्टी के इंक्लूड होंगे। मतलब कि पाँचों हेड्स की जो इनकम होगी साल भर की वो सब इंक्लूड की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। थर्ड है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, तो इनकम अर्न फ्रॉम एनी बिजनेस और प्रोफेशन कैरीड ऑन बाय द असेसी। ठीक है, इनकम अर्न की जा रही है किसी भी बिजनेस से या प्रोफेशन से, कैरीड ऑन बाय द असेसी, जो असेसी है वो कैरीड कर रहा है इनको, है ना। इट इंक्लूडिंग ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंसल्टेंसी, कमीशन एट्सेट्रा। ठीक है, जैसे कि कोई भी कंसल्टेंट हो गया वो प्रोफेशन कहलाएगा उसका। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, आप कोई चीज़ें उसमें मतलब कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कमीशन बेस्ड कोई काम कर रहे हो आप, है ना, तो ये आपका बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम में जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इज 3 लाख पर ईयर। ठीक है, तो ये आपकी इनकम पीजीबीपी में कैलकुलेट की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन ऊपर मैंने आपको बता दिया था, प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र का मतलब यहाँ पे क्या होता है, सेल करने से। ठीक है, ट्रांसफ़र सेल ऑफ अ कैपिटल असेट्स। कैपिटल असेट्स क्या होती है, अब जिसमें आपकी पूंजी लगा के आपने उस चीज़ को ख़रीदा होगा, असेट को, है ना। आज आपने ख़रीद लिया है, जैसे मान लो आपने ज़मीन ही कोई ख़रीद ली है ना, ऑफिस बनाने के लिए, तो आपने वो ख़रीद के और फिर उसको 2-3 साल बाद क्या कर रहे हो, अब आप उसको बेच रहे हो, है ना। तो जैसे मान लो आज आपने खरीदी है 1 लाख की वो ज़मीन खरीदी है और अब आगे उसको 4 साल बाद 5 साल बाद बेचोगे तो वो मान लो 10 लाख की बिक गई, है ना। तो 5 लाख की खरीदी थी, 10 लाख की बिक गई, कितना प्रॉफिट हो गया आपको, 5 लाख का। तो ये क्या हुआ है, आपको गेन हुआ है ना। तो इसी को हम क्या कहेंगे, कैपिटल गेन कहेंगे। एग्जाम्पल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स। अब जो शेयर भी आपके होते हैं वो क्या होते हैं, एसेट ही होते हैं, क्योंकि आपकी कैपिटल लगी हुई उसमें है, कैपिटल एसेट। तो उनको जब आप आगे बेचते हो, है ना, तो आपको अगर फ़ायदा होता है, प्रॉफिट होता है उनको सेल करने पे, तो वो भी क्या होता है, कैपिटल गेन ही आपका होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो ये हुआ है 80,000 का। अगला और लास्ट देख लेते हैं हेड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम विच डज़ नॉट फॉल अंडर एनी ऑफ द अबव 4 हेड्स। ठीक है, मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि जो इनकम इन चारों हेड्स के अंदर नहीं आ रही है वो इसमें आएगी। इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन सेविंग, मतलब कि आप पैसा सेव कर रहे हो, उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो, है ना। जैसे हम बैंक में पैसा सेव करते हैं तो बैंक हमें क्या करती है, इंटरेस्ट देती है, डिविडेंड हो गया, है ना, लॉटरी विनिंग्स हो गई, गिफ्ट्स हो गए, गिफ्ट्स फ्रॉम रिलेटिव्स हो गए, ये सारी इनकम किस में जाएगी, आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी, है ना। इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट इज़ 15,000, तो ये क्या हो गई, आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गई। तो ये सारी क्या होते हैं, 5 हेड्स होते हैं आपके इनकम के, है ना। और इन्हीं को टोटल करके फिर आपकी कौन सी इनकम बन जाती है, ग्रॉस टोटल इनकम। फिर ग्रॉस टोटल इनकम में से जब हम डिडक्शंस को माइनस कर देते हैं तो हमारी कौन सी इनकम आ जाती है, टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम। ठीक है, यहाँ नोट लिखा हुआ है नीचे, टोटल इनकम इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल 5 हेड्स ऑफ इनकम। ये टोटल इनकम में थोड़ा गलत लिखा है, ये ग्रॉस टोटल इनकम होगी आपकी। ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम, आप लोग इसको सही से लिख लेना। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कि पहले तो ग्रॉस टोटल इनकम बताया था, अब यहाँ पे टोटल इनकम लिख दिया है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो ये हमारे आज के तीनों क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। हिंदी मीडियम वालों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। नेक्स्ट स्लाइड मैंने पूरी हिंदी में ही दे रखी है। ठीक है, जो मैंने समझाया है इंग्लिश में सारा पूरा मतलब तीनों क्वेश्चन के आंसर वो हिंदी में दे रखे हैं, तो हिंदी मीडियम वाले भी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और आप ऐसे ही फ्लो चार्ट अच्छे से डायग्राम बना के आंसर को लिख के आएँ तो आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और उस पर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आगे आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं जो भी BU के एग्ज़ाम दे रहे हैं। ये इनकम टैक्स तो हर ईयर के बच्चों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, तो ये आप सभी के साथ शेयर कर सकते हैं। और वीडियो में कोई भी मिस्टेक हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।